अच्छा, तो ये हमारा थर्ड केस है टेंशन का। इसमें एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है और एक बॉडी हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ी हुई है। तो जो बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है इसको हम कहेंगे m1 और जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ी हुई है इसको कहेंगे m2। तो वर्टिकल मोशन वाली ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी ग्रेविटी की वजह से, और m2 मास भी इसके साथ साथ मूव करता हुआ आगे जाएगा। तो m1 की कंडीशन तो वही है जो हमने पिछली क्लास में 2 डेरिवेशंस में की। तो देखिए वर्डिंग वही है जो क्वेश्चन में, थोड़ा सा आप देखिए तो आप खुद लिख सकते हैं। कंसिडर टू बॉडीज A एंड B ऑफ मासेस m1 एंड m2। बॉडी A ऑफ मास m1 मूव्स वर्टिकली। उसने क्वेश्चन में यही कहा एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, तो हमने कहा ये जो m1 है जिसको हम बॉडी A कहते हैं, ठीक है, इसका नाम बॉडी A है। कभी कभी एग्जाम में वो कहते थे कि बॉडी A ये नीचे जा रही है, और यहाँ वो कहता है दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो हमने भी कह दिया बॉडी B ऑफ मास m2 मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। करना वही है, एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला निकालना है। तो बॉडी A या मास m1 तो वही काम कर रहा है जो इन 2 डेरिवेशंस में मास m1 कर रहा था, तो ये तो सेम वही कहानी आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा यहाँ, मोशन ऑफ बॉडी A की हेडिंग डाल के क्या लिखूंगा, नहीं स्टार्ट कहाँ से लूंगा, 2 फोर्सेस ना, 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी A या 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन, चलिए। तो ये मोशन ऑफ बॉडी A बिल्कुल वैसे ही है जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी A, वेट W1, डाउनवर्ड टेंशन T। अब अगर बॉडी नीचे जा रही है तो इसका मतलब है टोटल फोर्स नीचे लग रही है, और इसीलिए बॉडी का एक्सेलरेशन भी नीचे की जानिब है, ठीक है। तो उसी तरह हमने लिख दिया बॉडी A मूव्स डाउनवर्ड, thus W1 इज ग्रेटर देन T। तो नेट फोर्स F1 क्या हो गई, W1 में से T माइनस कर दिया, ग्रेटर में से छोटे को माइनस कर दिया। F की वैल्यू होती है m में, W की होती है mg। यहाँ पे F1 और W1 है तो F1 की जगह m1 आया, W1 की जगह m1 आया, g आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये सब ने उतार लिया, तो यहीं में मैं बॉडी B लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगी थोड़ी। तो बॉडी B को अगर देखें, बॉडी B पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, बॉडी B ऊपर नीचे नहीं जा रही, ये समझे बॉडी B है। ये मेरे हाथ पे जो मार्कर रखा हुआ है ये क्या है, सोचें, ये टेबल है मेरी हाथ, इधर ये जा रही है, हमने जब देखा तो बॉडी इधर जा रही है, बॉडी ऊपर भी नहीं जा रही, बॉडी नीचे भी नहीं जा रही। नीचे बॉडी पे फोर्स तो लग रही है, अगर मेरा हाथ नहीं होता तो ये नीचे चली जाती, तो वेट तो नीचे है, मेरे हाथ ने इसको रोक लिया, मेरे हाथ ने इस पे फोर्स लगा दी, वो क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर है, अगर नॉर्मल रिएक्शन इसको मूव कराता तो ऊपर लेके जाता, अगर वेट इसको मूव कराता तो नीचे लेके जाता। ना ये ऊपर जा रहा है ना ये, इसका मतलब है W2 और R एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, सही है। बॉडी इधर जा रही है जिस डायरेक्शन में टेंशन है, तो सिर्फ इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, जो इसको मूव करा रही है, वो क्या है, टेंशन है। यही मैंने यहाँ लिख दिया। 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी B। नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन R अपवर्ड, नंबर 2 वेट W2 M2 तो W2 डाउनवर्ड, और नंबर 3 टेंशन T पुली की जानिब। टेंशन T क्या है, टेंशन मैंने बताया था जहां आप डोरी जोड़ते हैं उसके मुखालिफ। यहाँ डोरी इधर जोड़ी है तो इसके मुखालिफ, यहाँ डोरी इधर जोड़ी है तो इसके, जो तीर बनेगा टेंशन की जो डायरेक्शन बनेगी इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मुखालिफ। तो अब इधर ही हमें लग रहा है कि बॉडी जा रही है, तो यही हमारी टोटल फोर्स है, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो हमने लिख भी दिया एज बॉडी B मूव्स टूवर्ड्स द पुली। तो फिर ये कैसे हुआ, thus we conclude that R कैंसल W2, R ने तो W2 को कैंसिल कर दिया, R W2 अगर 10 था तो R भी 10 था, 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0। तो ना ऊपर बॉडी जा रही है ना नीचे, तो बाकी फोर्स बच गया गई F2 और T, तो F2 बराबर हो गया T के, M2A बराबर है T।
अब एक्सेलरेशन वैसे ही निकलेगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी, मैंने मिटा दी, m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या निकल आएगा, टेंशन। निकालें सर आप लोग जल्दी से। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन 1 थी, मैंने मिटा दी दोनों, लेकिन वो थी क्या, m1a बराबर है m1g माइनस टी, ये थी ना। इक्वेशन 2 क्या थी, m2a बराबर है t। मैंने एक्सेलरेशन निकालने के लिए इन दोनों को जमा कर दिया। इक्वेशन को जमा करने में क्या मतलब होता है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड ऐड कर दो, तो m1a प्लस m2 और राइट साइड को जमा कर दो। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड m1g माइनस टी, ये आ गई, प्लस इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड t। इसका फायदा क्या हुआ, t से t कैंसिल हो गया, t से t सिर्फ a बच गया, यहाँ से a कॉमन ले लिया, अंदर बच गया m1 प्लस m2, और अगले स्टेप में से m1 प्लस m2 को मैं राइट साइड पे ले आया तो ये क्या हो गया, नीचे, नीचे चला गया तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और दूसरी साइड में चला गया तो क्या हो गया, नीचे जाके डिवाइड हो गया। t निकालने के लिए मैंने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर देखूं तो m1a अपॉन m2a होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, मेरा सिर्फ t बच जाएगा। तो m1a डिवाइडेड बाय m2 है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड और राइट साइड से राइट साइड, m1g माइनस टी अपॉन टी, a से a कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो a तो हाइव हो गया, क्या बचा m1, m1 मल्टीप्लाई बाई टी m1t, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे m2, ठीक है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई बाई ये दोनों, तब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट में लिख दिया। अब ब्रैकेट को खोल लिया, ये तो ऐसे ही आ गया, m2 m1g, तो तरतीब से लिख लिया, m1 को पहले लिख लिया, m2 को बाद में लिख लिया, g को लिख लिया, और m2 मल्टीप्लाई बाई टी m2t, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। अब मुझे t चाहिए तो t को मैं इधर लिया, तो m1t तो पहले ही मौजूद है, ये भी जब इधर आ गया तो प्लस का हो गया m2t, राइट साइड में सिर्फ ये बच गया m1 m2g। अब दोनों में t कॉमन है, t बार ले लिए तो क्या बचा m1 प्लस m2, ये चीज़ ऐसे ही यहाँ मौजूद है। अगेन इसको यहाँ लाए राइट साइड पे तो ये क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है। ये हमने निकाल लिया टेंशन भी और एक्सेलरेशन भी। हमारा अगला टॉपिक है मोमेंटम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं। इसका पूरा नाम तो है लीनियर मोमेंटम। लीनियर एक दफ़ा पहले भी मैंने बताया था, लीनियर से क्या मुराद होती है, स्ट्रेट, ये लाइन पर, लीनियर से मुराद है लाइन, लाइन का एडजेक्टिव है, खत्ती जिसको उर्दू में कहते हैं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पूरा नाम तो है लीनियर मोमेंटम, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि सिर्फ मोमेंटम कहा जाता है, बार बार लीनियर का वर्ड साथ में नहीं लगाते। चैप्टर 5 में हम एक और मोमेंटम पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो जब एंगुलर मोमेंटम कहना होगा तो पूरा नाम लेंगे एंगुलर मोमेंटम, लेकिन जब लीनियर मोमेंटम कहना होगा सिर्फ फिर क्या कहते हैं, और जब दोनों का फ़र्क बताना हो ज़ाहिर है फिर तो दोनों का पूरा पूरा नाम लेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या है और, लेकिन अगर सिर्फ मोमेंटम का नाम लिया जाए तो उससे मुराद एंगुलर मोमेंटम नहीं होता, उससे मुराद क्या होता है जो भी हम पढ़ रहे हैं। लीनियर मोमेंटम क्या है, अगर आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो जा रही है रोड पे सीधा, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में उसकी क्या होगी, उस वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसकी डेफिनेशन है, आप खुद लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। P क्या है, मोमेंटम। P क्या है, मोमेंटम। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम।
अब सवाल ये जो मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा मैं पढ़ाऊँगा, फिर एक सवाल है। सवाल ये है कि मास को मास ही रहने दें, वेलोसिटी को वेलोसिटी रहने दें, दोनों को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम का नाम क्यों दे रहे हैं? क्या ज़रूरत है एक नई चीज़ याद रखने की? क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हैं? क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं ऐसा? जिस तरह वेलोसिटी को आपने कैसे निकाला, वेलोसिटी को आपने कैसे निकाला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, v बराबर है s अपॉन t। तो क्यों करते हैं ऐसे? s को t से डिवाइड करके वेलोसिटी या स्पीड एक ही चीज़ है ना, जब स्ट्रेट लाइन में जा रही हो बॉडी, जो वेलोसिटी होती है वही स्पीड होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती। चले स्पीड क्या है, ये क्या है? स्पीड है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने देते हैं, टाइम को टाइम ही रहने देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? किस पागल कुत्ते ने काटा है कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके कह दो स्पीड? चलो भाई अभी अभी याद रखो ये क्या होती है, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं ऐसा? जी जी सॉरी, नहीं न्यूमेरिकल्स तो ठीक है, प्रैक्टिकल है। हमारी लाइफ में हम जो भी काम करते हैं ना, साइंस वो कहता है हम इंसान की ज़िंदगी को आसान कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। वो अलग बात है कि पता नहीं ज़िंदगी बेहतर हो रही है, मोबाइल आने से पता नहीं ज़िंदगी बेहतर हुई है ख़राब हुई है, शायद ख़राब हुई है, लोग आराम पसंद हो गए हैं भाई टीवी आने से। खैर, लेकिन हर चीज़ का पॉजिटिव यूज़ अगर है तो फिर बेहतर है भाई। अगर एक गाड़ी कराची से हैदराबाद जा रही है, उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर फी घंटा, 150 किलोमीटर एक घंटे में। एक दूसरी गाड़ी है, वो भी कराची से हैदराबाद जा रही है, उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर फी घंटा। एक तीसरी गाड़ी है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर फी घंटा। एक चौथी गाड़ी है, उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर फी घंटा। कौन आपको जल्दी पहुँचाएगा? तो कैसे पता चला आपको? स्पीड से पता चला। तो स्पीड आपको बताती है कि एक बॉडी कितनी तेज़ जा रही है, तो जितना वो तेज़ जाएगी उतनी हमें जल्दी। तो ये हमें किसने बताया? स्पीड ने। अगर हमारे पास स्पीड नहीं होती तो फिर हमें थोड़ी पता चलता कि कौन तेज़ जा रहा है कौन स्लो जा रहा है। बात समझ में आई? तो स्पीड को इसलिए डिफाइन किया। इसी तरह सवाल ये है कि इसको क्यों डिफाइन किया। अब आपको ये नहीं पता तो उम्मीद तो कम है कि ये पता हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा, सोचिएगा, किसी से पूछिएगा कि क्यों डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके।